ये जो SIR है डकैती है। जो बूढ़ी औरत पिछले 50 साल से वोट डाल रही है उससे चुनाव आयोग पूछ रहा है कि आप भारत के नागरिक हो कि नहीं हो। ये बिहार की वोटर लिस्ट में संशोधन का मामला नहीं है, ये इस देश के वोट देने के हक को ख़त्म करने का खेल है। ये तो बिल्कुल सिस्टम ही ऐसा है कि महिला हमेशा इसकी मार पे रहेगी। डिज़ाइन ये हर कमज़ोर तबके के खिलाफ है, ये गरीब के खिलाफ है, ये मजदूर के खिलाफ है, जो प्रवासी मजदूर है उसके खिलाफ है, औरत के खिलाफ है। शक्ति अभियान की इस चर्चा में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ आज हमारी इस महत्वपूर्ण चर्चा में जुड़े हैं योगेंद्र यादव जी। योगेंद्र सर पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं और भारत जोड़ो के नेशनल कन्वीनर भी हैं, और हमने अलग अलग मंचों पर उन्हें कई सारी पॉलिटिकल कॉन्वर्सेशंस को सिंप्लीफाइड तरीके से बताते हुए और करते हुए देखा है। तो इट इज़ आवर प्रिविलेज टू हैव यू ऑन बोर्ड इस चर्चा के लिए। मेरा नाम अस्मा है और मैं शक्ति अभियान के साथ जुड़ी हूँ, काम करती हूँ। शक्ति अभियान महिलाओं के राजनीतिक हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिए और उसको ग्रास रूट्स पर ले जाने के लिए काम करता है, और इसीलिए हमारे लिए ये मुद्दा जो SIR का मुद्दा ज़ोरों शोरों से पूरे देश में सुनाई दे रहा है बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में जब हम देखते हैं तो ऑलरेडी बहुत सारे सोशल बैरियर्स हैं। तो वहाँ पर SIR जहाँ पर वोट का अधिकार क्वेश्चन में आता है और फिर राजनीतिक हिस्सेदारी की हम बात करते हैं तो वो कैसे प्रभावित होगा। तो आपसे मैं सबसे पहले यही जानना चाहूँगी सर कि आप अभी इस पूरे SIR के स्केल को अगर हम बिहार में भी देखें और बिहार के बाहर भी निकल कर देखें तो SIR के स्केल को कैसे देख रहे हैं और इसकी सीरियसनेस क्या है। साथ में अगर आप इस जो लीगल बैटल भी सुप्रीम कोर्ट में चल रही है उसके इर्द गिर्द भी बातें जोड़कर बता पाएँ तो बहुत मदद मिलेगी समझने में। अस्मा देखिए, सबसे पहले हम ये देखें कि SIR है क्या। एक साधारण व्यक्ति को, टीवी अखबार पढ़ने वाली साधारण महिला को लगता है कि बिहार का कोई लफड़ा है, बिहार में वोटर लिस्ट में कुछ दिक्कत है और चुनाव आयोग उसको साफ कर रहा है। भाई सफाई करने में क्या बुरी बात है, घर की भी सफाई करते हैं, वोटर लिस्ट की भी सफाई होनी चाहिए। और हमसे पूछते हैं कि भाई सफाई कर रहे हैं आप, हम का एतराज़ क्यों कर रहे हैं उसके अंदर। तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये बिहार की वोटर लिस्ट की सफाई करने का काम नहीं हो रहा है। ये इस देश के चुनाव व्यवस्था, इस देश में हर इंसान को वोट देने का हक हो, इस हक का सफाया करने का काम हो रहा है। 4 बात समझनी चाहिए। पहली बात, ये SIR बिहार में सबसे पहले लागू हो रहा है, लेकिन ये पूरे देश का ऑर्डर है। इसके बाद पूरे देश में लागू होगा। आप कहीं भी बैठे हैं, आप सब पे भी ये मुसीबत अगले 6 महीने 1 साल में आने वाली है। नंबर 2, ये बनी बनाई वोटर लिस्ट में संशोधन या अमेंडमेंट नहीं हो रहा है। पुरानी लिस्ट को कूड़ेदान में डाल दिया है और कोरे कागज पर नए सिरे से लिस्ट बनाई जा रही है। जब कोरे कागज पर नई लिस्ट बनाते हैं तो कई नई चीज़ें उसमें आ जाती हैं, पर कई पुरानी चीज़ें छूट जाती है ना। इसमें कुछ गलतियां ख़त्म हो जाती हैं, नई गलतियां आ जाती हैं। नंबर 3, पहली बार इस देश में वोट बनाने की जिम्मेवारी सरकार ने अपने कंधे से उतार के पब्लिक के कंधे पे डाल दी है कि वोट बनाने की, इस देश में वोट बनाना सरकार का काम था। मास्टर जी आपके घर आते थे, कहते थे भी नाम लिखाओ, नाम लिखना उसका काम था। अगर आपने अपना घर बदल लिया तो आप जाके कहते थे मैंने घर बदल लिया, मेरा आप चेंज कर दीजिए, या मेरा नाम कट के आना है, फला बच्चे का नाम जोड़ना है। मगर मोटे तौर पे काम सरकार का था। अब SIR में सरकार कह रही है वोट बनवाना तुम्हारा काम है, ये हमने फॉर्म दे दिया, फॉर्म तुम उस तारीख तक भर दो, भर दोगे तो ठीक है, नहीं तो नहीं। जैसे किसी भी सरकारी स्कीम में होता है ना, आपको LPG की सब्सिडी लेनी है, आपको राशन कार्ड बनवाना है तो आपको अर्जी देनी पड़ती है। आप अर्जी दो, चक्कर लगाओ, अपना फॉर्म भरवाओ। वोटर लिस्ट में हमेशा ही नहीं था। वोटर लिस्ट में आपके घर आके बनाते थे। अब वोटर लिस्ट को भी एक सरकारी स्कीम बना दी है, जाओ चक्कर लगवाओ, अपना फॉर्म भरो, और अगर तुमने फॉर्म टाइम पे नहीं भरा तो छुट्टी। मैं क्या करूँ, तुमने ही नहीं भरा।
चौथी चीज़ ये कि आज तक इस देश में वोट बनाते वक्त किसी से कागज़ नहीं मांगे जाते थे। मैं अस्मा के घर गया, भोपाल में रहती हैं, तो मैंने मान लिया कि आप भारत के नागरिक हो। अगर कोई शिकायत करता है कि नहीं अस्मा के पास तो कनाडा का पासपोर्ट है, फिर मैं कहूँगा कि नहीं, आपके बारे में शिकायत मिली है, आप अपने कागज़ दिखाइए। नहीं तो मैं मान के चलता था कि आप भारत के नागरिक हैं। अब चुनाव आयोग पलट के हर व्यक्ति से पूछता है, जो बूढ़ी औरत पिछले 50 साल से वोट डाल रही है, उससे चुनाव आयोग पूछ रहा है कि आप भारत के नागरिक हो कि नहीं हो, आप कागज़ लेके आओ। कहाँ से लाएगी वो बेचारी? और कागज भी जो लोगों के पास हैं वो मान नहीं रहे हैं, और जो नहीं है वो मांग रहे हैं। हर व्यक्ति के पास क्या कागज होता है? आधार। किसी से भी पूछ लो, नहीं बाबू आधार कार्ड तो है मेरे पास, कागज है। या किसी किसी को होता है वो इलेक्शन कमीशन का वोटर आई कार्ड, वोटर आई कार्ड, या राशन कार्ड होता है। गांव देहात में चले जाइए, मनरेगा का जॉब कार्ड होता है लोगों के पास। चुनाव आयोग इनमें से किसी को मानने को तैयार नहीं, अपने आई कार्ड को मानने को तैयार नहीं है, आधार को मानने को तैयार नहीं है, राशन कार्ड को मानने को तैयार नहीं है। क्या मांग रहा है? आप जन्म का प्रमाण पत्र लेके आइए। अरे किसके पास इस देश में जन्म का प्रमाण पत्र होता है? आप पासपोर्ट लाइए, कितने लोग पासपोर्ट बनाते हैं इस देश में। आप अपनी डिग्री लेके आइए। अरे भाई, जिसने मैट्रिक नहीं की, क्या उसको इस देश में वोट देने का हक नहीं है? तो वो चीज़ें मांग रहे हैं जो कि लोगों के पास है नहीं, और जो है वो मान नहीं रहे हैं, सब सरकार के दिए हुए हैं। अगर आज भी आपको अपना वोट दिल्ली से गाजियाबाद करवाना हो, आपको एक फॉर्म भरना होगा, और फॉर्म भरते ही वो क्या कहेंगे? अपना आधार कार्ड दिखाइए। जो आप आज भी दिल्ली में मांग रहे हो, आज गुजरात में मांग रहे हो, बिहार में आप कह रहे हो कि हम तो मानते नहीं, तो हम जानते नहीं क्या हो, कैसे हो सकता है? तो इसलिए ये बिहार की वोटर लिस्ट में संशोधन का मामला नहीं है, ये इस देश के वोट देने के हक को ख़त्म करने का खेल है। ये बात मैं चाहता हूँ कि लोग समझें। आमतौर पर लोग इस बात को समझते नहीं, और लगता है कि नहीं कुछ हो रहा है, सफाई करें, क्या बुराई बात है? सफाई नहीं, सफाया हो रहा है। और ये क्यों हो रहा है? इससे पहले इन पे वोट की चोरी का आरोप लगा। महाराष्ट्र में, कर्नाटका में कांग्रेस ने कहा कि देखिए आपने वोटर लिस्ट में हेराफेरी की है, प्रमाण भी दिए, पकड़े गए। मतलब पहले चोरी करते थे, पकड़े गए। अब चोर अगर चोरी करते हुए पकड़ा जाए तो दो काम कर सकता है, एक तो है कि चोरी छोड़ दे, दूसरा वो कहे मैं चोरी क्यों करूं, डकैती करना शुरू करें। तो अब ये खेल है कि अब हम चोरी नहीं करेंगे, अब हम सामने के दरवाजे से डकैती करेंगे। ये जो SIR है डकैती है, बिल्कुल कानून कागज में लिख लिखा के देखिए ये कर रहे हैं, कोई छुपाव नहीं, कोई पिछले दरवाजे से, चोर दरवाजे से कुछ नहीं करेंगे, सामने के दरवाजे से आएंगे, कागज इस लेके आएंगे, आपका वोट छीनेंगे। ये खेल हो रहा है। इसलिए हर हिंदुस्तानी को इसका विरोध करना चाहिए, इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि वोट देने का हक हमें किसी कोर्ट कचहरी या इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिया था, ये इस देश के आज़ादी के आंदोलन ने हक दिया था। इस हक को हम छोड़ नहीं सकते। बहुत बहुत शुक्रिया इतने सरलता से पूरा SIR को समझाने के लिए। यही हमारी ज़रूरत भी है कि हम सब समझ पाएंगे, तभी तो सोच पाएंगे इसके आगे। आपने दस्तावेज़ों का काफ़ी जिक्र किया कि ये पूरा मामला दस्तावेज़ों के ज़रिए, दस्तावेज़ों को टूल बनाकर लोगों से उनका हक छीनने का है। वहाँ पर मैं ये सोच पा रही हूँ कि SIR का जो मामला बिहार में हुआ और उसमें 65 लाख लोगों का वोट काटा है, उसमें कुछ रिपोर्ट्स बताती है कि 55% महिलाओं के वोट कटे हैं। तो वहाँ पर तो हम सभी जानते हैं, किसी के लिए ECI हो चाहे कोई भी सरकार हो, किसी से छुपा नहीं है कि महिलाओं की स्थिति जो संरचनात्मक बायसेस हैं या बैरियर्स हैं, उसके चलते दस्तावेज़ों के मामले में ऑलरेडी थोड़ा ऊपर नीचे है। तो दलित महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं, आदिवासी महिलाएं, माइग्रेंट महिलाएं जिनके पास कागज़ों की ऑलरेडी कमी है, पासपोर्ट मांगेंगे उनसे, ज़मीन के कागजात मांगेंगे। क्या ये मात्र संयोग भर है कि ये प्रोसेस को ऐसे डिज़ाइन किया गया होगा? कह नहीं सकते, लेकिन SIR जो है मूलतः महिला विरोधी है। SIR से जहाँ भी आप SIR की प्रक्रिया को देश में जहाँ मर्जी लागू कर दीजिए, मैं गारंटी से कह सकता हूँ इसमें ज़्यादा महिलाएं कटेंगी, पुरुष कम कटेंगे। क्यों कहता हूँ मैं? इसके 4 वजह हैं। पहली वजह ये है कि
जैसे ही आप ये जिम्मेवारी लोगों के कंधे पे डालेंगे कि भाई तुम अपना वोट डलवा लो, पुरुष फिर भी ज़्यादा करेंगे, महिला कम होगी। जो महिला परिवार में है उसका नाम हो जाएगा, लेकिन वो देखिए वो बुढ़िया जो अकेली रहती है, जिसका बेटा बिहार में पंजाब में काम करने गया है, या जो अकेली रहती है, बच्चे घर में नहीं है, उसके साथ कोई नहीं है, वो जाके फॉर्म भर के अपना डलवाएगी, संभावना कम है उसकी बहुत ज़्यादा। पूरी दुनिया का ये रिकॉर्ड बताता है कि जैसे ही आप वोट बनवाने की जिम्मेवारी वोटर पे डाल देते हैं, कोई 20-25% लोग छूट जाते हैं। और कौन छूटते हैं? गरीब, दबे हुए, औरत, जो अल्पसंख्यक वहाँ का है वो। तो पहला तो औरत के खिलाफ ये है कि जैसे ही प्रोएक्टिव एक्शन की आप उम्मीद करेंगे, औरतें कुछ थोड़ी सी ज़्यादा छूट जाएंगी। दूसरा कारण ये है कि इसमें शर्त है एजुकेशन की। वैसे शर्त नहीं है, कागज की शर्त है, लेकिन जो कागज चुनाव आयोग मांग रहा है, उन कागजों में एक ही कागज है जो बहुत बड़ी संख्या में उपलब्ध है, और वो है मैट्रिक सर्टिफिकेट। अब बिहार में मैट्रिक में आप देख लीजिए आदमी और औरतों में कितना फासला है। 15% का फासला है बिहार में मैट्रिक करने वाले आदमी और औरत के बीच में। तो इसका मतलब है, देखिए डायरेक्टली नहीं कहा जा रहा है कि एजुकेटेड लोगों का ही सिर्फ वोट होगा, कागज मांगे जा रहे हैं। कागज होने में औरतों की संख्या हमेशा पुरुषों से कम रहेगी। जिनके पास कागज होने का बराबर आधार है, लेकिन कागज होना उनके पास कम रहेगा। तीसरा एक बहुत ही खतरनाक चीज है जिसके बारे में पता नहीं क्यों इस देश में चर्चा नहीं हो रही है, और वो ये कि SIR में कहा गया है कि अगर आपका नाम 2003 की लिस्ट में था तो आपको बाईपास मिल जाएगा, एग्जेम्पशन मिल जाएगा, तब आपको कोई कागज दिखाने की जरूरत नहीं है। और अगर आपके माँ बाप का नाम भी 2003 की लिस्ट में था, तब आपको कम से कम माँ बाप के सर्टिफिकेट दिखाने से छुट्टी मिल जाएगी। अब यही देखिए, एक घर है, एक पुरुष है और एक महिला है। पुरुष से कहा जा रहा है कि तुम अपने पिताजी का नाम 2003 की लिस्ट में दिखाओ। उसके पिताजी उसी गांव में रहते हैं, उसी घर में रहते हैं, तो उस गांव की ले आया, उसे दिखा दी। औरत से कहा जा रहा है कि तुम अपने मायके की जाके अपने माँ पिता के 22 साल पहले किस लिस्ट में थे उसका प्रमाण लेके आओ। कैसे लाएगी? इसका कनेक्ट ही नहीं बचता है कई बार कनेक्ट नहीं बचता। माँ बाप की डेथ हो चुकी होती है, मान लीजिए सब कुछ बढ़िया है, मान लो हर राखी पे वो जाती है अपने मायके, सब कुछ ठीक है, किसी को फोन करना, उससे कहना कि 2003, आज का नहीं मांगा जा रहा, 2003 में माँ बाबूजी का नाम कहाँ था जरा ढूंढ के बताना, और उसका प्रमाण भेजना, मिल जाएगा। लेकिन 10 में से 9 का मिलेगा, 1 का नहीं मिलेगा। जहाँ सब कुछ परफेक्ट है वहां भी 10 में से 9 का मिलेगा। तो ये तो बिल्कुल सिस्टम ही ऐसा है कि महिला हमेशा इसकी मार पे रहेगी। और चौथा कारण, एक बहुत बड़ा कारण है बिहार में, जिसपे फिर देश में चर्चा नहीं होती। नेपाल की बहुत लड़कियां भारत में आके शादी की है, भारत में रह रही हैं, सामान्य नागरिक की तरह रह रही हैं। अब उनसे अगर कहा जाए कि तुम दिखाओ कि तुम्हारे माँ बाप का नाम वोटर लिस्ट में कब था, सच है कि ना था ना है, उनका तो बाहर है, और उनका नाम अब कटेगा वोट का। तो इन चारों चीजों का असर औरत पे पड़ेगा। इसलिए ऑलरेडी अभी तक जो 65 लाख नाम कटे हैं उसमें से 6 लाख औरतें ज्यादा हैं और आदमी कम। अभी देखिए, अभी तक पूरे कटे नहीं हैं, और कट सकते हैं, पर अब देखिए इन 65 लाख लोगों का किस कारण से कटा है कि या तो डेड है, इलेक्शन कमीशन कहता है ये वो लोग हैं जो कि या तो मृत हैं, मृत में आदमी औरत में फर्क नहीं होना चाहिए। औरतों का डेथ रेट थोड़ा सा कम है मर्दों से एक्चुअली, लेकिन चलिए फर्क नहीं, बराबर होना चाहिए। दूसरा कारण है कि वो परमानेंटली माइग्रेट कर गए। परमानेंटली माइग्रेट में 2 ही चीज हो सकती है, एक तो पूरी फैमिली माइग्रेट कर गई, तो औरत आदमी बराबर होने चाहिए, या अक्सर होता है कि आदमी बाहर काम करने गया, औरत पीछे रही, तो वोट ज्यादा आदमियों के कटने चाहिए, औरत का तो क्यों कटने गई? क्यों हुआ है? इसका कारण यही है जो 4 चीजें मैंने आपको बताई। ये ऐसा सिस्टम है जहां भी आप लेके जाएंगे, नेपाली बहू की समस्या बाकी जगह पे नहीं होगी, लेकिन जो पहली 3 चीजें मैंने बताई, तीनों हर जगह जब भी आप SIR करेंगे, प्रोएक्टिवली लोगों से फॉर्म मांगेंगे, लोगों से कागज देने को कहेंगे, और कहेंगे कि माँ बाप का सर्टिफिकेट लेके आओ,
इन तीनों की मार हमेशा हमेशा औरत पे पड़ेगी। इसकी वजह से हमेशा औरतों के वोट ज़्यादा कटेंगे। और ये बात उस देश में जहाँ संविधान कहता है कि आप उनके बराबर वो करेंगे, बराबर अधिकार है। दिस इज प्लेन डिस्क्रिमिनेशन, दिस इज स्ट्रक्चरल डिस्क्रिमिनेशन। इसको तो हर हालत में रोकना होगा। आपके कुछ इंटरव्यूज़ में, कुछ वीडियोज़ में एक केस सुना हुआ था जो आप भारत जोड़ो के समय पर जन सुनवाई के दौरान निकला था, जिसमें राशन बेचकर एक महिला ने कागज़ बनाए थे। उसके बारे में थोड़ा सा आप शेयर करेंगे? हमने पटना में एक जन सुनवाई की थी और ये कहा था, लोगों को बुलाया था। ये SIR तब शुरू ही हुआ था और ये पहले ही महीने में, जुलाई के महीने में हमने की थी। और बिहार से हमने लोगों को बुलाया और कहा कि आप अपना अनुभव बताइए क्या था। और सुनने वाले वहाँ सुप्रीम कोर्ट की जज, हाई कोर्ट की जज थी अंजना प्रकाश जी, जॉन द्रेस थे और वजात हबीबुल्ला साहब थे। इन सब लोग बैठ के सुन रहे थे। तो एक महिला आई अररिया से, उसने कहा कि मुझे पता लगा कि नाम लिखा, मेरा नाम कट रहा है और अगर ये चला जाएगा तो मेरा राशन भी चला जाएगा, सब चला जाएगा। तो मुझे बताया गया कि तुम्हें अपना फ़ोटो बनवाना है और जाति प्रमाण पत्र बनवाना है। घर में कुछ था नहीं तो मेरे को जाना था। तो उसने अपने राशन का चावल बेचा। राशन के चावल को बेच के वो औरत पड़ोस के शहर में गई फ़ोटो बनवाने। ये दिल्ली बम्बई में बैठे हम ये नहीं समझते हैं कि फ़ोटो बनवाना कितना बड़ा काम है। यहाँ तो मैं जाऊँगा 15-20 मीटर दूर जाऊँगा, फ़ोटो लेके आ जाऊँगा। गांव में उस औरत को एक दिन की दिहाड़ी छोड़ के पड़ोस के एक शहर में जाना पड़ता है, जहाँ से वो फ़ोटो निकलवा के लाती है। फिर उसके बाद जाति प्रमाण पत्र तकनीकी रूप से फ्री है, लेकिन गांव देहात में आपको पैसा देना पड़ता है उसके लिए। तो उस औरत ने 2 दिन का अपना दिहाड़ी छोड़ के अपने घर में जो सिर्फ एक राशन था उसको बेच के ये करवाया। क्या इलेक्शन कमीशन को पता है कि वो क्या करवा रहे हैं? है ना? और वो उस औरत की कहानी जो कि वोटर थी इस देश की, कल तक वोट देती आई है, क्यों उससे ऐसा करवाया जा रहा है? एक चीज़ और भी ये बहुत हमने देखा अभी चुनाव जो गुजरे हैं पिछले कुछ समय में, उसमें वोटिंग टर्नआउट के मामले में देखें तो औरतों का टर्नआउट बहुत बढ़ा है, काफ़ी अच्छा नतीजे देखने को मिले हैं। तो ये एक तो तरफ हम ये देख रहे हैं कि वोटिंग टर्नआउट कैसे बढ़ रहा है औरतों का, और हमारे लिए मतलब महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा एक रिलैक्सेशन की भी बात है कि चुनावी जो प्रक्रियाएं हैं उसमें हमें केंद्र में रखना पड़ेगा या पॉलिसीज़ को वैसे डिज़ाइन करना पड़ेगा। बट उसके बावजूद जब SIR जैसी प्रक्रियाएं देश भर में होने लग जाएंगी, वहाँ पर आपको मतलब आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि बार्गेनिंग पावर में औरतों का कितना फ़र्क आएगा? बिकॉज दिस इज़ द ओनली वे जिसके ज़रिए हमें हमारे लिए पॉलिसी डिज़ाइन पे हम बार्गेन कर सकते हैं। तब ये कैसा दिखेगा? देखिए, जाहिर है ये भारत के लोकतंत्र की कुछ जो बड़ी उपलब्धियां हैं उनमें से एक ये है कि हमारे यहाँ लगातार महिलाओं का मतदान बढ़ा है। पुरुषों का लगभग जैसा था वैसा रहा, पुरुषों का भी थोड़ा बढ़ा, लेकिन महिलाओं का बढ़ते बढ़ते ऐसी स्थिति आ गई है कि अब कई राज्यों में तो महिलाओं का मतदान ज़्यादा होता है, पुरुषों का कम होता है ना। तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत स्वस्थ चीज़ है। इसके साथ एक दूसरी चीज़ है जिसका जिक्र कम होता है, वो ये है कि महिलाओं में से कितनी महिलाएं हैं जो बिना पुरुष की राय लिए वोट डालती हैं, या पुरुष की राय को सुन के एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देती हैं और खुद अपनी मर्जी से वोट दे के आती हैं। उसका तादाद भी बढ़ा है और ये बात पार्टियों को समझ आ गई है। इसलिए अब महिलाओं को डायरेक्टली टारगेट करने की पॉलिटिक्स हो रही है। अच्छी कुछ स्कीम है, कुछ बेकार स्कीम है, लेकिन हाँ, महिला मतदाता है और आपको महिलाओं का मत देने के लिए सिर्फ मर्दों को इशारा करना काफ़ी नहीं है, डायरेक्टली औरत तक पहुंचना होगा, उसका वोट मांगना होगा। ये पिछले कुछ साल से पार्टियों को समझ आना शुरू हो गया, जो बहुत ही अच्छा लक्षण है। महिलाओं की ताकत बढ़ती है, बार्गेनिंग पावर बढ़ती है कि अभी बताओ मेरे लिए क्या कर रहे हो। अगर SIR जैसी प्रक्रिया के तहत महिलाओं की संख्या यदि कम होती है तो ये पूरा जो गेन हो रहा है उसको अब हम रिवर्स करना शुरू कर रहे हैं। इसलिए बहुत दुख की बात है और बहुत इसके बारे में सजग रहने की जरूरत है। ये ग्राफ एकदम से फिर इसकी SIR की वजह से नीचे
जाने लगेगा जो इतनी मेहनत से। मैंने एकदम नहीं जाएगा। देखिए 6 लाख की संख्या अगर आप ओवरऑल आंकड़े देखेंगे तो आपको लगेगा 0.5% है, ऐसा कुछ है। लेकिन वो जो चीज़ जो यूं ऊपर बढ़ रही थी उसको आपने यूं करना शुरू कर दिया, तो ये जो रिवर्सल है ये बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे संख्या में एकदम परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन इस रिवर्सल से नुकसान होगा। और मतलब मुझे पता नहीं है, नॉलेज नहीं है इसके बारे में, लेकिन अगर हम इसको ग्लोबली भी देखें तो इतनी बड़ी संख्या में इतने वोट कटना, ऐसा कोई हिस्ट्री रहा है क्या, या फिर ये SIR में जो हो रहा है, मैंने लिखा भी था इसके बारे में, बोला भी है, लोकतंत्र के इतिहास में इतना बड़ा डिसएनफ्रेंचाइजमेंट, मतलब जिन लोगों के हाथ में वोटिंग राइट था वो वापस लेना, ऐसी घटना आज तक दुनिया में नहीं हुई है इतने बड़े स्केल पे। इसका एक ही उदाहरण है, वो है 19वीं सदी का अमेरिका। अमेरिका में क्या हुआ था, सिविल वॉर हुई, जो लोग गुलामी का विरोध कर रहे थे वो हार गए, साउथ अमेरिका हार गया, नॉर्थ वाले जीते। तो अब आपको ब्लैक को वोटिंग राइट तो देना पड़ेगा। ब्लैक फ्री हो गया, फ्री होते ही उसके पास वोटिंग राइट आ गया। और अमेरिका के जो साउथ के राज्य थे वो ये करने को कतई तैयार नहीं थे कि ब्लैक को वोट कैसे देने दें। तो फिर उन्होंने 19वीं सदी के अमेरिका में तमाम कानून बनाए। कानून में कहीं नहीं लिखा था कि ब्लैक वोट नहीं कर सकते हैं, कानून में केवल लिखा था कि आपको ये प्रमाण पत्र चाहिए, फला प्रमाण पत्र चाहिए, और प्रमाण पत्र वही मांगे गए थे जो ब्लैक्स के पास नहीं हो सकते। एक्जैक्टली यही काम बिहार में हो रहा है, वही प्रमाण पत्र मांग रहे हैं जो कि आपको पता है कि सामने वाले के पास नहीं। ये खेल हो रहा है, और जितना स्केल पे हो रहा है, सिर्फ बिहार में जितना डिसएनफ्रेंचाइजमेंट करने की इनकी नीयत थी उतना पूरी दुनिया में मिला के नहीं हुआ है। एक बिहार में 65 लाख छोटा फिगर नहीं है, 65 लाख तो कई देशों की आबादी नहीं होती है जितना 65 लाख का हमारा है। तो अब यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पे ब्रेक लगा दी है, और अब चुनाव आयोग को इस चक्कर में है कि नहीं हम ज़्यादा नहीं काटेंगे, हम रिस्टोर कर रहे हैं इत्यादि। तो हो सकता है जो इनकी पूरी नीयत थी वो रियलाइज ना हो पाए, लेकिन नीयत थी कम से कम 1.5-2 करोड़ वोट काटने। और ये डिसएनफ्रेंचाइजमेंट तो बहुत जेंडर्ड भी दिख रहा है, जैसे कि आपने बताया, डिज़ाइन ही इसको जिस तरीके से किया गया है, ऐसा लग रहा है जैसे ECI को पता ही नहीं था कि देश में महिलाओं की कंडीशन क्या है। डिज़ाइन ये केवल महिला के खिलाफ नहीं है, डिज़ाइन ये हर कमज़ोर तबके के खिलाफ है। ये गरीब के खिलाफ है, ये मजदूर के खिलाफ है, जो प्रवासी मजदूर है उसके खिलाफ है, औरत के खिलाफ है। अभी अल्पसंख्यक के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो जिस तरह के डॉक्यूमेंट मांगने और वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है वो अल्पसंख्यक के खिलाफ भी जाएगी। और इस तरीके के वोटों को काटने के प्रक्रिया को रोकने के लिए, खासकर मैं जेंडर्ड तौर पे इसको देख रही हूँ, तो इसको रोकने के लिए आपको क्या लगता है कि इमीडिएटली ऐसे कैसे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है हमारे प्रक्रियाओं में, जिसकी वजह से इसको रोका जा सकता है? ऑफ कोर्स कोर्ट में केस चल रहा है, चीज़ें होंगी। मैं बताऊँ, ना इलेक्टोरल रिफॉर्म से चीज़ें रुकती, ना कोर्ट कचहरी से रुकती। औरतों को सड़क पे आना पड़ेगा। जो हक, देखिए वोट देने का हक हमें किसी इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिया था। इस देश ने अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई लड़ के वो हक हासिल किया था, और आज औरतों को बाहर आना चाहिए। इन लाखों नेपाली मूल महिलाओं को बाहर आना चाहिए कि बताइए मैं अपराधी हूँ क्या। और ये जो तमाम लोगों को कहना चाहिए कि ऐसा करो, पुरुषों से भी कहो कि वो अपने ससुराल से लेके आए। तो सिर्फ महिला क्यों ससुराल से लाए? अगर नियम है ससुराल से लाना है, सब पुरुष भी ससुराल से लेके आए, हम भी ससुराल से लेके आएंगे। इसकी एब्सर्डिटी जो है वो दिखानी चाहिए, और इनको सड़क पे दिखाना चाहिए। ऐसे ही कई मूवमेंट साक्षरता को लेकर महिलाएं मोबिलाइज हुई हैं, साक्षरता को लेकर, पंचायती राज में अपने हिस्सेदारी को लेकर भी मोबिलाइज हुई हैं। तो इस मुद्दे पर भी महिलाओं को ही मोबिलाइज होना पड़ेगा, सड़क पर आना पड़ेगा। दुनिया का कोई अधिकार दया से नहीं मिलता, लड़के मिलता है। और महिलाओं में, देखिए आज महिलाओं में वो स्थिति नहीं है जो पहले थी। आज महिला सजग है, बोल सकती है। मैं गांव में जाता हूँ, हमारे इलाके में महिलाएं घूंघट करती हैं। एक सभा में मैं गया, किसानों के मुद्दे पे हम गए थे, और गांव में क्या कुछ हो रहा है उसको लेके गए थे, और महिलाएं आके बैठी सब घूंघट निकाल के। मेरा मन बुझ गया कि लीजिए अब क्या इनसे तो बात होगी। जब बात शुरू हुई तो वो घूंघट वाली महिला खड़ी हुई
उसने कहा ये जो सरपंच बैठा है ना सबसे बड़ा चोर है। घूमट भी था और साथ में बोल भी रही थी। आज महिला बोल सकती है, हर गांव में ऐसी औरत है जो बोल सकती है, अपनी बात आराम से कह सकती है, डरती नहीं है। और आज गांव में हर एक को पता है कि लड़कियां ज़्यादा पढ़ रही हैं, लड़के कम पढ़ रहे हैं। हर गांव में लोग शिकायत करते हैं कि लड़की तो पढ़ रही है, लड़के आवारागर्दी कर रहे हैं। तो महिलाओं में आज उसकी कमी नहीं है, अपना समझ की कमी नहीं है, हिम्मत की कमी नहीं है, सारा सिस्टम उनके खिलाफ है। इसलिए अब जैसे अंग्रेज़ों से हमने लड़के ली थी आज़ादी, उसी तरह से महिलाओं को भी लड़के आज़ादी लेनी चाहिए, अपना हक। और ख़ास तौर पे SIR जैसी प्रक्रिया जो उनके दिए हुए अधिकार को छीनने की कोशिश कर रही है, उसके खिलाफ तो हर हालत में खड़ा होना, ज़्यादा जोर लगाकर खड़ा होना पड़ेगा। मेरा आखिरी सवाल बस आपसे है कि इस मंच के माध्यम से हम अपने शक्ति अभियान से जुड़ी सारी महिलाओं को अगर कुछ संदेश देना चाहते हैं तो हम किस तरीके से मोबिलाइज हुए, शक्ति अभियान को किस तरीके के मूवमेंट्स क्रिएट करने की ज़रूरत है ज़मीनी स्तर पे, जिससे कि SIR हमें ना छू पाए, हमारे अधिकार को ना छीन पाए। आप क्या संदेश देंगे? सुझाव संदेश देने वाला हूँ। जैसे मैंने कहा, इसके लिए लड़ना होगा, साथ खड़ा होना होगा और हमें राजनीति की परिपाटी को बदलना होगा। जिसे हम राजनीति कहते हैं वो सारी चीज़ केवल पुरुषों के पास टाइम के लिए बनी है। किसी सभा में महिला आ जाए, बच्चा रोने लग जाए तो लोग ऐसे देखते हैं कि पता नहीं क्या हो गया है ना। तो फिर महिला कैसे आएगी किसी सभा में? सभाओं का टाइम ऐसा रखा जाता है जिसमें खाली मर्द ही आ सकते हैं, है ना। तो महिलाओं को राजनीति में बेहतर जगह मिले, उसके लिए सिर्फ महिलाओं को बदलने की ज़रूरत नहीं है, राजनीति के ढर्रे को भी बदलना होगा और तमाम पार्टियों को करना होगा। और महिलाओं को अपने हक के लिए जब लड़ना होगा तो पार्टी की तरफ से भी लड़ना होगा, पार्टी के भीतर भी लड़ना होगा। महिलाओं को दोनों लड़ाई लड़नी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा के लिए। हमारे लिए बहुत यूज़फुल रहा ये कॉन्वर्सेशन, ताकि हमको हमारे सारे शक्ति अभियान से जुड़ी साथियों को ये बात जब पहुंचाएंगे तो उन्हें हिम्मत मिलेगी कि हम लड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।